जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर गोल्स में। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी के लिए जेपीएससी मेंस में रिलेटेड पेपर 3 में इतिहास से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आया था और उसका चलते चलते मैं 10वां क्लास तक पहुंच गया हूं दोस्तों, 10th क्लास तक पहुंच गया हूं। अभी तक आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में 1600 ईस्वी से 1848 देन फिर 1857 की क्रांति का स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका स्वरूप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि 1857 की क्रांति भाग 2 विद्रोह के कारण क्या क्या रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10। हम लोग आराम से पढ़ेंगे दोस्तों इसको, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में पूरा सेट हो जाए और कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए इनके कारणों को लेकर, उसको हम लोग विस्तृत रूप में सारे पॉइंटों को क्लियर करते हुए लिख सकें। दोस्तों बने रहिए आप हम लोगों के चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आप हमारे यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जब भी वीडियो लेक्चर आएगा, जब भी मैं क्लास ले पाऊंगा, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप बेल आइकन को दबा के रखिए। अगर आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के कारण। अभी तक हम लोगों ने स्वरूप के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचार मत पेश किए गए। उसमें कुछ देसी थे, कुछ विदेशी थे। कुछ देसी लोग ही जो हैं विदेशियों का साथ दे रहे थे, उनके विचारों का साथ दे रहे थे, और फिर कुछ देसी जो हैं वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे। और फिर हम लोगों ने देखा कि मार्क्सवादी विचारधारा भी वहाँ पर आती है और उसमें भी उन लोगों ने अपना विचार को, मत को इस क्रांति के सापेक्ष में करा था। तो अगर हम लोग अब इनके कारणों को देखना चाहें तो इनके कारणों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे कारण होंगे जो कई सालों से चले आ रहे हैं। आपको पता है कि सबसे पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1764 में आपका बक्सर का लड़ाई हुआ। बीच में और कई सारे लड़ाइयाँ होते रहा और तब जाके आप पहुँचे हैं 1857 में। यानी कि इनके बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा है। कितने? 100 वर्षों का है। तो 100 वर्षों के बीच में आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन ही सही, बट चलते रहा। तो इन 100 वर्षों में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, उन सारे चीज़ों के बारे में अगर हम लोग जानते चले गए, उनके बारे में लिखते चले गए, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 1857 की क्रांति का विरोध इन विद्रोहों के रीजन से संभव हो पाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घकालिक कारण। अब इस दीर्घकालिक कारण को हम लोग किस तरीके से बांट सकते हैं, उसको कई दृष्टिकोण में बांट सकते हैं। एक तो कि उसका सामाजिक कारण क्या था, समाज में रह रहे लोगों के लिए किस तरीके से अंग्रेजों ने कानून लाया था जिसके विरोध में वो आ गए। फिर हम लोग देखेंगे आखिर राजनीतिक कारण क्या था, यानी कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल इशू चल रहे थे, यहाँ के देसी रियासतें जो थे, देसी रजवाड़े जो थे, वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो गुलाम बनते जा रहे थे अंग्रेजों का। तो उसके रीजन से भी ये किस तरीके से 1857 की क्रांति हुई वो हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर धार्मिक विचारधाराओं में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, किस तरीके से यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया गया, किस तरीके से यहाँ के आम जनता में जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ये लोग
आपस में लड़ाई ना करके एकजुट होकर किस तरीके से 1857 की क्रांति में ईसाइयों के विरुद्ध, यानी ईसाई के विरुद्ध तो नहीं गए थे यहाँ के लोग, लेकिन क्या बोल सकते हैं, विदेशी के खिलाफ, है ना, एक लड़ाई लड़ी। फिर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या क्या थे जिसकी वजह से यहाँ की जनता भुखमरी की स्थिति में आ गए और सभी लोगों ने मिल के जो है अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चालू कर दिया। तो इन सभी के बारे में इन 100 वर्षों में हम लोग 100 वर्षों के इतिहास में हम लोग देखेंगे। फिर एक आता है तात्कालिक कारण, यानी कि इमीडिएट रीजन। ऐसा क्या हो गया कि अब बस उसमें क्या बोलेंगे, जो आपने दिया रखा है, उसमें धागा लगा दिया है, आपने घी डाल दिया है, लेकिन जस्ट उसमें चिंगारी कौन डालेगा, इसका काम किस कारण से हुआ, उसको हम लोग तात्कालिक कारण में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दीर्घकालिक कारण। तो देखिए दोस्तों, 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात स्थापित ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो जब कहीं ना कहीं विद्रोह ना हुए हो, यानी कि हर वर्ष कहीं ना कहीं विद्रोह होता रहा। हम देख सकते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप बंगाल नवाब ने विद्रोह शुरू किया और 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध भी हुआ। यानी कि 1717 प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब चेंज हो गए थे, लेकिन बंगाल में इस कदर अंग्रेजों ने कहर ढाया आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कि वो लोग परेशान हो गए। उसके बाद वहीं के नवाब जो अंग्रेजों के द्वारा ही बैठाया गया था, उन्हीं ने क्या किया, एक युद्ध कर दिया 1764 का। तो वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भारत में अलग अलग विद्रोह भी हुए। जैसे आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह हुआ, कूका विद्रोह हुआ, बहावी आंदोलन हुआ, कोल विद्रोह जी की झारखंड में हुआ था 1831-32 में, सिख विद्रोह पंजाब में हुआ था, संथाल विद्रोह ये भी झारखंड, बिहार और बंगाल के सम्मिलित रूप आप समझ सकते हैं, भागलपुर इलाके में हुआ था, है ना, 1855-56 में। ये सारे विद्रोह जो हैं धीरे धीरे साल दर साल होते रहे। इसके अलावे भी अंग्रेजों को क्या हो रहा था, जितना भी जहाँ जहाँ वो हमला कर रहे थे, जिन क्षेत्रों पे वो जा रहे थे, वहाँ पर भी उनको विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से अंग्रेजों को 100 वर्षों में जो है कई सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसमें कुछ छोटे छोटे थे और उसमें से कुछ बड़े बड़े थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जो है ना, वो 100 वर्षों में चले आ रहे युद्धों का परिणाम था। और इस युद्ध में सबसे प्रमुख जो भागीदारी था जिन लोगों का, वो तो सैनिक, और इसीलिए इसका नाम सैनिक विद्रोह दिया था। और बशर्ते 1857 की क्रांति की शुरुआत भी हमारे सैनिकों के द्वारा ही करा गया था। इसके पीछे के कारणों को हम दीर्घकालिक कारण एवं अल्पकालिक कारण के तौर पे देख सकते हैं। दीर्घकालिक कारणों में प्रमुख है राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। तो इसको भी अलग अलग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण को देखते हैं। हम लोग पढ़ रखे हैं कि लॉर्ड वेलेजली जो कि 1798 ईस्वी में सहायक संधि लेकर आया था, इसके जरिए उन्होंने 1798 में हैदराबाद को, मैसूर को 1799 ईस्वी में, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सभी राज्यों को क्या करता है, अपने में शामिल कर लेता है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब्सिडियरी अलायंस में पढ़ रखा है। फिर हमने क्या देखा कि व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में लाया गया था, इसके जरिए भी कई राज्यों को अपने में शामिल कर लिया गया। सतारा, संबलपुर, बुंदेलखंड, नागपुर, अवध आदि राज्यों को स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि इंडिया का जितना भी नॉर्थ रीजन है, इधर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ठीक है, ये सभी क्षेत्र, उसके बाद इधर मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, और इधर हो गया मराठा साम्राज्य, और यहाँ पर हो गया हैदराबाद का निजाम।
तो लगभग लगभग सभी भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो अभी भी इनमें से बहुत सारे राज्य थे जो स्वतंत्र थे, उन पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया था। तब क्या हुआ कि जो राज्य अभी स्वतंत्र थे उनमें भी तो डर पैदा हो गया यार, है ना। इन्होंने क्या देखा, ये इतने बड़े बड़े साम्राज्य, अवध हो गया, पेशवा हो गया, भोसले हो गया, है ना, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, तो ये सब तो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे। इन साम्राज्यों में शासक जो थे वो कमजोर नहीं थे, लेकिन उन लोगों को भी अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो सामने वाला पर्सन क्या होगा, वो तो डरेगा ना। तो जो स्वतंत्र साम्राज्य था वो भी डर गया और उनको लगा कि कब आज नहीं तो कल, है ना, यानी कि कुछ ही दिनों की बात है जब हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाना पड़ेगा। उनका आधिपत्य जो है हमारा आधिपत्य जो है वो छीन लिया जाएगा और उसके अधीनस्थ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसके अलावे ये जितने सारे संधियां थे, है ना, जितने सारे संधियां हुई, उसके अलावे भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे थे, खुला युद्ध लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मालूम हो चुका था कि यहाँ पर फूट डालो और राज करो का सिद्धांत जो है बहुत अच्छे से चलेगा, और साथ में ये भी पता हो गया था कि हमारे पास जो आधुनिक हथियार हैं उसका जवाब इन लोगों के पास ना के बराबर है। तो हम लोग इन लोगों को आराम से हरा पाएंगे, ये उनको ज्ञात हो गया था। इसीलिए खुला युद्ध भी वो जहाँ चाहते थे वहाँ करते थे। आपने देखा ना, मैसूर को भी अपने में कैसे शामिल किया, तो खुला युद्ध के जरिए शामिल किया। फिर आगे आप लोग देखेंगे पंजाब जो है वहाँ पर भी खुला युद्ध किया था। मराठा लोगों से भी कई बार युद्ध किया, लेकिन उन लोगों से अंततः जाके जो अलायंस है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसमें जाके सब्सिडी अलायंस है, उन सभी संधियों के जरिए उन्होंने उन लोगों ने भी अपना राज खो दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो राजनीतिक लोग थे हमारे देश में, जो राजा थे, जो रजवाड़े थे, वो काफ़ी डर गए थे। कई सारे पेंशन भोगी जो साम्राज्य था, जैसे मुगल हो गया, अवध हो गया, उसके बाद फिर आपका नागपुर हो गया, तो इन सभी जगहों में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर रखा था, अपना आदमी को बैठा रखा था। बंगाल हो गया, और पेंशन देते थे उन लोग, ठीक है ना, और अपना सारा काम करवाते थे। तो कहीं कहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन लोगों को पेंशन भी देना बंद कर दिया। तो सभी लोगों को ये डर हो गया कि भाई आज नहीं तो कल हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाना पड़ेगा और हमारा जो स्वतंत्रता है बिल्कुल हम लोग खो देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भारतीय शासकों के बीच बिल्कुल असंतोष फैल गया एक, ठीक है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से असंतोष फैल गया। एक यहाँ पर मैंने लिख रखा है चार्ल्स नेपियर का कथन। तो चार्ल्स नेपियर ने क्या कहा था कि अगले आने वाले 12 वर्षों में अगर मुझे आप सम्राट यहाँ का बना देते हैं तो मैं यहाँ के सभी रियासतों को अपने में अधिकार कर लूँगा, ये उन्होंने कहा था। यानी कि इनका कहना था कि यहाँ के शासक काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, इनको हम लोग बहुत आसानी से जीत सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का कथन से भी क्या होता था, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो शासक हैं वो डर जाते थे। ओके, तो ये तो रहा आपका राजनीतिक कारण, ठीक। और ये आप देखें कि अलग अलग वर्षों में सारी चीज़ें हो रखी है। अब चलिए देखते हैं इसका सामाजिक कारण क्या है, इसका सोशल इश्यूज क्या थे। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा सोशल इशू जो था ना दोस्तों, देसी और विदेशी की पहचान था। हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में तो इंग्लैंड के सारे आदमी थे, यानी कि यहाँ पर गोरे लोग थे जिनको उस टाइम विदेशी बोला जाता था, है ना। तो ये विदेशी लोग हमारे देश में आकर अपना क्या कर रहा था, प्रसार की नीति अपना रहा था। तब यहाँ पर क्या हुआ कि सभी भारतीय लोग जो थे ना, सभी भारतीय लोग वो इनसे काफ़ी नाराज़ हो गए। किन बातों को लेकर? ब्रिटिश कभी भी भारतीयों के साथ घुले मिले नहीं, चाहे भारत के कितने बड़े भी
पदाधिकारी क्यों ना हो, ब्रिटिश लोग जो है उनको भी नीचता से ही देखते थे, उन लोगों को अपने पास हटने नहीं देते थे। फिर क्या करते थे, ये ब्रिटिश लोग जो है यहाँ हमारे भारतीयों को काले, निगर तथा सुअर की संज्ञा देते थे। ठीक है ना, हमने कई सारे मूवीज में लिखा हुआ देख रखा है ना, डॉग्स आर अलाउड, इंडियंस आर नॉट अलाउड, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को उस टाइम समाज में चल रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। गोरे लोग अपने आप को बहुत उच्च समझते थे कि हम गोरे हैं, हम सभ्य हैं, राइट, और यहाँ के लोगों को काफ़ी घृणा के भाव से देखा करते थे। ठीक है, घृणा की दृष्टि से देखते थे, राइट। अंग्रेज अपने जाति को श्रेष्ठ समझते थे। तो अगर किसी, ये तो मेरा ही देश है और बाहर के लोग आकर फिर से यहाँ पर मेरे ही ऊपर राज करना चाह रहा है, और ऊपर से क्या कर रहा है, हमें ही घृणा की दृष्टि से देख रहा है, तो किसी को भी तो बुरा लगेगा ना। तो पूरा समाज में जो है क्या हुआ, एक सामाजिक तौर पे अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा हो गई। अब यहाँ के लोग क्या करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपने मन में एक घृणा पैदा करके रखा कि नहीं, ये लोग सही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, गोरे काले का भेद भी करने लगा था, गोरे काले का भेद भी करने लगा था। तो इतनी सारी मतलब गलत भावना पैदा होने से क्या हो जाएगा, कोई भी गुस्सा में आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, जो हमारा समाज भी जातियों में बटा हुआ था, बट ये जातियां जो है धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गया। गरीब अमीर सभी लोगों को तो ये एकदम घृणा की दृष्टि से अंग्रेज लोग देखते थे, तो वो सभी ने कहा कि नहीं, ये हमें ही घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं हमारे ही देश में आके, तो ये सही नहीं है, उनको ये लगा। तो ये थे सामाजिक कारण। और सबसे प्रमुख कारण जो था ना दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण आप देख लेंगे तो आर्थिक कारण था। देखिए, दुनिया में सारी चीज़ें झेल सकते हैं आप, लेकिन भुखमरी को नहीं झेल सकते। अगर आपका पेट खाली हो गया ना, तो आप उसको झेल नहीं सकते। और ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी इन 100 वर्षों में। यहाँ के अधिकतर आम जनता जो है ना, किसान जो हैं, ये सभी भुखमरी के कगार पे आ गए थे। किस तरीके से आए थे हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासन स्थापित होने से समाज के हर वर्ग, चाहे किसान हो, शिल्पकार हो, साहूकार हो, राजा, सैनिक हो, ठीक है, कामगार हो, तथा अन्य बुद्धिजीवी वर्ग हो, जैसे शिक्षक हो गया, साहित्यकार हो गया, तो आदि इन सभी लोगों का आर्थिक स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। यह जन असंतोष संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था, जो अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश किया था। अंग्रेजों के द्वारा हमारा जो परंपरागत आर्थिक ढांचे था, यानी कि जिस तरीके से व्यापार होता था, जिस तरीके से कर वसूला जाता था, उन सभी चीज़ों में व्यापक रूप में चेंजेस लाया था, जिसके वजह से यहाँ के सभी वर्ग के लोग परेशान हो गए थे। धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ का प्रोडक्ट को भारत में बेच रहा था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ का जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए। उनका प्रोडक्ट जो उनका जो माल है वो तो बिकना बंद हो गया। तो अगर बंद हो गया यानी कि वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, उसके पास पैसा आने नहीं लगा, राइट। यानी कि बेरोजगारी बढ़ गया और असंतोष की भावना बढ़ गई। उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसे कई सारे नीतियां लाया था जिसके रीजन से यहाँ के किसान और परेशान हुए, यहाँ के साहूकार और जमींदारों को ज़्यादा अधिकार दे दिया गया था। जैसे स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट आया था, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था, ये परमानेंट सेटलमेंट 1798 ना कि 1793। फिर रेतवाड़ी व्यवस्था आया, फिर अन्य कर व्यवस्था आया जो किसानों की
हालत इन सभी व्यवस्था ने क्या किया, खराब कर दिया। जमीनें जो किसानों का हुआ करता था, जमीनें जो किसानों का हुआ करता था उनके हाथ से छूटने लगे और वो जमीनें जो है व्यापारियों और सूदखोरों के हाथों में जाने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना पड़ता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंडीशन रहा हो, आपको कर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, किसान से कर जो वसूल रहा है वो या फिर जमींदार या फिर सूदखोर वसूल रहा है। जमींदार वसूलता है और जमींदार को बैठा के कौन रखा है, अंग्रेज। अंग्रेज इसको बैठा के रखा है। तो जमींदार अब क्या चाहेगा, जमींदार को तो अंग्रेजों ने बोल रखा है कि आपको भाई मेरे को इतना देना है। मान लो कि टोटल 10 भाग है, उस 10 भाग में अंग्रेजों ने कहा कि आपको मुझे 9 भाग दे देना पड़ेगा, सपोज ऐसा कहा। तो जमींदार जो टोटल अनाज लेगा तो किसानों से क्या बोलेगा कि भाई नहीं मुझे इतना चाहिए, अंग्रेजों ने इतना मांग रखा है। तो किसान से मनमाने ढंग से जमींदार क्या करेगा, कर वसूलना शुरू करेगा। राइट, वो कर जो है उपज के रूप में भी होता था, पैसे के रूप में भी होता था। तो इस तरीके से किसान के ऊपर क्या होगा, अधिक दबाव पड़ेगा। अधिक दबाव पड़ेगा तो फिर इसकी स्थिति धीरे धीरे और डवाडोल हो जाएगी। तो किसानों का जो द्वेषपूर्ण भावना है वो जमींदारों के प्रति और ज़्यादा फैल गई। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। 1770 से 1857 के 12 बड़े और कई छोटे छोटे अकालों ने जन्म लिया था। तो उससे क्या हुआ, किसानों की भूखमरी की जिंदगी और भी बढ़ गई। एक तो कर जो है एक्स्ट्रा कर उसमें भी देना पड़ रहा है, उसके बाद इतने सारे अकाल होने से क्या होगा, खेतीबाड़ी तो होगी नहीं, तो भाई उपज कहाँ से आएगा, खाद्यान्न कहाँ से आएगा जो उसको टैक्स के रूप में देगा, वो मिलेगा नहीं उसको। तो धीरे धीरे इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई। कहा तो ऐसा जाता है कि बहुत सारे किसान तो भूखमरी से मर गए थे। बंगाल में ही जब ड्रॉट आया था तो उस टाइम भी बहुत सारे किसान जो हैं वो लाखों की संख्या में किसान मारे गए थे। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे ये जो जमींदार थे है ना, तो जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ने के कारण परेशान हुए। पहले तो भू राजस्व जो है किसी को देना नहीं पड़ता था जमींदारों को, लेकिन अब तो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उन्हें भी खतरा पैदा हो गया कि उनकी जमींदारी की जमीनें तथा अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, ये बोल रहा है। फिर बाहरी लोगों को जब अंग्रेजों ने अधिकार देना शुरू किया, बाहरी लोगों का मतलब क्या, जैसे ये मान लो कि झारखंड है, ये झारखंड है, तो झारखंड में क्या किया, बाहर से आदमी को बुलाया, जैसे बंगाल से बाहर है ना, बंगाल से बुलाया, तो बंगाल के आदमियों को यहाँ व्यापार करने के लिए दे दिया गया जमीनें, यहाँ के लोगों से छीन के, यहाँ के लोगों का जमींदारी जो है उनको छीन के बंगाल के आदमियों को दे दिया गया। तो इसी को बोल रहे हैं बाहरी, क्योंकि उस टाइम तो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे ना, विभक्त थे, जमींदारी सभी लोगों के अलग अलग क्षेत्र में था। तो इस तरीके का काम हो रहा था। तो उससे भी बहुत लोग क्या है, बहुत जमींदार जो हैं क्या हो गया, विक्षुब्ध हो गए। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रीजन था भ्रष्टाचार। तो प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और समाज में लूट खसोट चल रही थी। छोटे छोटे अधिकारी जो थे ना, जमींदारों से, छोटे छोटे अधिकारी रैयतों से है ना, उनसे अधिक अपना निजी व्यापार भी करते थे ना, उसके लिए उन लोगों ने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलना शुरू किया था। भू राजस्व अलग से लेता था वो। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बीच में ही या फिर उस कंपनी के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिसका असर हमारे समाज के ऊपर भी पड़ रहा था, यहाँ के लोगों के ऊपर भी पड़ रहा था। तो समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में प्रशासन के अच्छे आय वाले पदों पर शामिल नहीं किया जाता था। समाज में जो है, समाज में
ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को, आप ऐसा समझ सकते हो कि भारतीयों को जो है ना अपने प्रशासन में कभी भी ऊंचे पदों पर शामिल नहीं किया। तो इससे भी तो नुकसान हुआ ना, आर्थिक नुकसान हुआ ना। अगर आप उच्च पदों तक नहीं जा पा रहे, यानी कि आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, आपको मीडियम पैसा ही मिल रहा है। फिर क्या हुआ कि एक के बाद एक देसी रजवाड़ों के नष्ट होने पर रजवाड़ों में जो ऊंचे पदों पे काम करते थे उन पदाधिकारियों का जीविका जो है समाप्त हो गया। जितने सारे रजवाड़े थे, जैसे अवध ही समझ लो, बंगाल ही समझ लो, वहाँ के जो नवाब के अंदर जितने सारे अधिकारी काम करते थे उन सभी अधिकारियों का काम तो खत्म हो गया ना, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया लगभग। तो उन लोगों का क्या हो गया, पद ही समाप्त हो गया। तो उनको पैसा कौन देगा, राजा थोड़ा ना देगा, बिना काम का कोई पैसा देता है क्या। ओके, फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय शासक जो हैं वो कला एवं साहित्य दोनों के संरक्षक थे। भारतीय शासक जो है विद्वानों को, धर्म गुरुओं को तथा फकीरों आदि को सहायता करते थे, उनको एस्टेब्लिश करने में सहायता करते थे। लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमाना शुरू किया था तब से इनका संरक्षण जो है वो समाप्त हो गया था। तो यह जो वर्ग है ना, जो कला साहित्य के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे गरीब होता चला गया। उनकी भी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये लोग अपने भविष्य को कहाँ देख रहे थे, ये लोग अपने भविष्य को अंधकारमय में देख रहे थे। तो ये सारे कारण मैंने बताने का कोशिश किया कि आर्थिक क्या क्या कारण हो सकते थे। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे कारणों को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो केवल आर्थिक कारण पूछेगा तब वहाँ पर उतना लंबा चौड़ा हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग इतना ही लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें स्थिति को वर्णन करेंगे कि बंगाल का क्या स्थिति हो गया था, अवध का क्या स्थिति हो गया था, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फिर हमें बहुत लंबा आर्थिक विश्लेषण देना होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कुछ कुछ जगह पे जो है कुछ भारतीय सैनिकों ने ही कुछ बातें ऐसे कहा था कि दिल्ली के सैनिकों ने जैसे कहा था कि जहाँ पर हमसे 200 रुपया लेना चाहिए वहाँ पर वो 300 रुपया ले रहे हैं, जहाँ 400 लेना चाहिए वहाँ 500 रुपया ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति तो दयनीय होगी ना, दयनीय हो जाएगी पूरा। ठीक, तो आर्थिक दृष्टिकोण को यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं धार्मिक कारणों पे। ठीक है, धार्मिक कारणों पे देखिए इसमें क्या क्या है। ब्रिटिश शासन भारतीय धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं व देवी देवताओं को है ना, देवी देवताओं को उपहास की दृष्टि से देखते थे। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है यहाँ के लोगों का जो धार्मिक विचार था, विश्वास था, मान्यता था, है ना, और जितने देवी देवताओं का पूजा करते थे उन सभी चीज़ों को देखकर अंग्रेज लोग उसका उपहास उड़ाया करते थे। उनका कहना था कि ये लोग बेवकूफ़ है जो इस तरीके से धर्मांधों की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारी परंपराओं का वो क्या कर रहे थे, मजाक उड़ाया करते थे। इससे देखकर क्या होता था, भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना आ जाती थी। स्वाभाविक है, आप हमारे धर्म को गाली देंगे, आप हमारे रहन सहन को गाली देंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, है ना, अंदर में खिन्न बढ़ेगा। यही चीज हो रहा था। तो कंपनी के अध्यक्ष थे, एक नाम था मैंगलज, ठीक है ना। उसने ब्रिटिश संसद में क्या कहा, उन्होंने कहा कि देव संयोग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है। वो किसके लिए मिला है भाई, ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के इस एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। यानी कि उनका विचार था कि हम लोग क्यों ना भारत पे ईसाई धर्म को फैलाएं, जो हम धर्म मानते हैं उस धर्म का विचारों को वहाँ पर फैलाया जाए। और उनका क्या कहना था कि देव संयोग मिला, मतलब गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, भारत को गिफ्ट दिया है, मतलब भारत अंग्रेजों को गिफ्ट में मिला है, ये उनका कहना था।
इसका मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पर ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार शुरू करेगा। वैसे भी यहाँ पर ईसाइयों का तो आगमन हो चुका था पहले ही, तो ईसाइयों का आगमन हो चुका है, तो उन लोगों के द्वारा काम भी करा जा रहा है, तो उस काम के जरिए भी क्या होगा, यहाँ पर लोगों में असंतोष की भावना फैलेगी। फिर एक आदमी आता है मेजर एडवर्ड्स। उन्होंने क्या कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य इस देश को ईसाई बनाना होगा। इस देश को ईसाई बनाना हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, ये उनका कहना है। वैसे भी उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं 1857 की बात कर रहे हैं ना, उस दौरान पूरे विश्व में ये चीज़ चलता था। मुस्लिम लोग अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, अपना धर्म का विकास करना चाहते थे, ईसाई लोग अपना करना चाहते थे, जरथुस्त्र जो होते थे वो अपना विचार विमर्श को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन हम इंडियंस जो थे वो हम लोग एक ही जगह थे, और हम लोगों ने कभी भी अपना धर्मों का प्रचार नहीं किया, अपने विचारों का प्रचार नहीं किया, इसलिए तो ये स्थिति हो गई थी। हम ये नहीं कहते कि अपना धर्म का प्रसार करने के लिए पूरा आगे बढ़िए, लेकिन अपने विचारों को तो आप सामने रख सकते हैं ताकि सभी लोग हम लोगों को समझ सके। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। ईसाई मिशनरियों को हर जगह स्कूलों, अस्पतालों, जेलों एवं बाजारों में भागीदारी इन लोगों का बढ़ गया था। तो यहाँ के भारतीय लोगों में उनकी भागीदारियाँ बढ़ने के रीजन से क्या हुआ, असंतोष की भावना आ गई, कंपटीशन बढ़ गया ना। ईसाई लोग हर जगह है और वो लोग तो हमारे भारतीय लोगों के जो दक्षता है उससे आगे है, तो इन क्षेत्रों में आगे कौन बढ़ेगा, ईसाई लोग बढ़ेगा। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं उससे क्षुब्ध हो गए, उनसे नाराज हो गए। फिर क्या किया, 1850 में तो एक ऐसा कानून लागू हुआ जिसके अनुसार जो धर्म परिवर्तन करता है ना, और जो ईसाई बन गया धर्म परिवर्तन करके, तो उसको जो है पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिल गया। पहले ऐसा होता था कि अधिकार नहीं मिलेगा, धर्म परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन अब 1850 के कानून के अनुसार उसको अपना पैतृक संपत्ति में अधिकार भी मिलेगा। फिर क्या करता था, जो सरकार थी ना, सरकार वो ईसाई उपदेशक जितने थे उन लोगों को, या फिर जो पादरी थे उन लोगों को अपने खर्च पे जो है सेना पे रखते थे। उनका जरूरत पड़ता था ना मोटिवेशन करने के लिए, ठीक है, तो सरकार अपने खर्चे पे करती थी। लेकिन हमारे देश के जो पुजारी थे, जो ब्राह्मण थे, जो आपका मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे, उन लोगों को ऐसा कोई भी संरक्षण नहीं दिया गया। आपने पहले देखा ना कि उनकी आर्थिक स्थिति इसी वजह से खराब भी हुई थी। ठीक है, फिर कई सारे सामाजिक सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने और यहाँ के कुछ राजाओं ने भी मिलके, है ना, सामाजिक सुधार करना चाहा। तो अब सामाजिक सुधार तो आप कर रहे हैं, ठीक है, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी तो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, तो उनका समाज का क्या होगा जो कट्टर है। तो वो इन सामाजिक सुधार के नीतियों के खिलाफ चले जाएंगे। जैसे विधवा विवाह कानून लाया गया था, सती प्रथा रोकथाम नियम लाया गया था। तो इन सभी नियम, ये सारे नियम जो थे ये तो परंपरागत थे, ये प्राचीन थे बहुत, और आप उनके खिलाफ ही कानून बना रहे हैं। तो यहाँ की जो जनता है, जो कट्टरपंथी जनता है, वो क्या करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा, उन राजाओं के खिलाफ हो जाएगा जो ये प्रथा लाने का कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। तो ये भी वर्ग जो है नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया दोस्तों, इन लोगों ने मंदिरों में, मस्जिदों में एक कर लागू कर दिया। कौन सा कर, जमीन कर। आज तक इतिहास में कभी भी मंदिर और मस्जिद पे कर लगते हुए आपने देखा है? नहीं देखा। लेकिन अंग्रेजों ने ये भी काम कर दिया। जितने सारे मंदिर थे और मस्जिद थे हमारे देश में, उनके ज़मीनों पे कर लागू कर दिया। अब यहाँ पर जो सारे लोग काम करते हैं और जिस समाज का ये मंदिर या मस्जिद है, वो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो वो पूरा पूरा नाराज हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि
धार्मिक विचारधारा रखने वाले हमारे देश के लोग किस तरीके से अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, है ना, अपने अंदर एक घृणा की भावना ले आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक कारण देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक कारण क्या क्या हो सकता है, फिर हम लोगों ने देखा कि धार्मिक कारण क्या क्या हो सकता है। तो ये देखिए, ये सब दीर्घकालिक कारण धीरे 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 बढ़ रहा है, राइट। अभी हम लोग इसमें और एक चीज़ हम लोग बीच में और एक चीज़ देखे थे ना, आर्थिक कारण, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, आर्थिक कारण। अब हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा कारण यूज़ करेंगे, जिस कारण से मुख्यतः आप 1857 की क्रांति को जानते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह भी कोई कोई कहते हैं। तो ये सिपाही विद्रोही इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर सैनिकों में ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही अपने आप को खड़ा कर लिया। तो चलिए इनके कारणों को देखते हैं। सैनिकों का असंतोष। तो चूंकि 1857 का विद्रोह सैनिकों द्वारा शुरू की गई थी, अतः इनके भी असंतोष के कारणों को जान लेना आवश्यक है। सिपाहियों के असंतोष के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। बंगाल में 1764 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह घटित हुआ था। इसमें क्या किया गया था? 30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पे बांध करके उड़ा दिया गया था। तो बताइए, ये बहुत बड़ी घटना है कि नहीं? तो जो सैनिक होंगे उन लोगों में भले ही उठ के उस टाइम लड़ाई करने का उसमें हिम्मत नहीं होगी, बट उन लोगों में एक असंतोष की भावना तो होगी जो इस घटना को देखा था, ठीक। फिर आप इसके इतिहास में देखेंगे तो वेल्लूर में 1806 ईस्वी में क्या हुआ था कि देसी जो सिपाही थे अंग्रेजों, यानी कि कुल जो सेना है उस सेना में तो देसी और विदेशी दोनों ही हैं। तो देसी सिपाही जो थे वेल्लूर में 1806 ईस्वी में एक आंदोलन कर दिया था अधिकारियों के खिलाफ। वहाँ पर भी कई सारे सैनिक जो हैं मारे गए थे, बलिदान उन लोगों को देना पड़ा था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में एक रेजिमेंट हुआ करती थी 47वीं। उनको कहा गया कि आप समुद्र के रास्ते वर्मा जाएंगे, समुद्र के रास्ते वर्मा जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। अब इनकार करने के पीछे का कारण भी आपको समझना पड़ेगा। हम ठहरे प्राचीन सभ्यता को मानने वाले, उस सभ्यता में क्या रीजन था कि कहा जाता था घरों में कि अगर आप समुद्र पार करते हैं, अगर आप समुद्र पार करते हैं तो आप पापी के भागीदारी होंगे, ठीक है। आपको भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा और आपको सारे अधिकार यानी कि समाज से ही आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो भाई कोई भी सैनिक जो समुद्र पार क्यों करना चाहेगा और वर्मा जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो 1824 ईस्वी में बैरकपुर में इस रेजिमेंट ने मना कर दिया। तो जैसे ही रेजिमेंट ने इसको मना किया, समुद्र के रास्ते वर्मा जाने को मना किया, तो उस रेजिमेंट को तोड़ दी गई। उसके बाद फिर निहत्थे सैनिक जो थे उनके ऊपर तोप के गोले बरसा दिए जाते हैं, और जो सिपाही के नेता होते हैं ना उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, 1824 में ही घटी थी। फिर 1844 में, ये तो मैं कुछ कुछ घटनाओं का विवरण दे रहा हूँ जो बहुत बड़ी थी, इसके अलावे भी बहुत छोटे छोटे घटनाएं घटती रही है। आप पढ़ेंगे इतिहास को ठीक से तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, लेकिन इतने सारे चीज़ों को लिखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो 400 शब्दों में ही लिखना होता है या फिर 250 शब्दों में लिखना होता है ना, तो कितना लिखेंगे हम लोग। फिर 1844 ईस्वी में वेतन एवं भत्ता के लिए 7 बटालियन जो थे उन लोगों ने विद्रोह किया कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए और हमारा भत्ता बढ़ा दिया जाए। लेकिन अंग्रेज क्या ऐसा करेंगे?
अंग्रेज ऐसा नहीं करते। फिर आपको अगर अफगान युद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे तो 1838 से 42 के ईस्वी में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि भारत के कुछ सिपाही जो थे ना, उन लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश करी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। तो इसमें क्या किया ना कि जो सूबेदार थे, हिंदू के जो सूबेदार थे और जो मुस्लिम के सूबेदार थे, उन दोनों को ही अंग्रेजों ने गोली मार दी। तो इससे क्या हुआ, गोली मारने से जो अब देखिए हिंदुओं का जो सूबेदार है और मुस्लिमों का सूबेदार, उस टाइम सूबेदार जो है ना सबसे उच्च पद हुआ करता था किसी भी भारतीयों के लिए। यानी कि आपने क्या किया, उनका जो नेतृत्व करता है उनको ही मार दिया, तो कोई भी सैनिक अब चू चाँ करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल चू चाँ नहीं करेगा, वो खड़ा रहेगा, रे भाई जो बोलेगा सरकार वही हम करेंगे, ठीक। लेकिन फिर भी उसके मन में एक द्वेष की भावना तो आएगी ना कि ये साला मेरा ही आदमियों को मार रहा है, हमारे ही साथियों को मार रहा है, ये तो विचार आएगा, ठीक। मुझे तो पढ़ के गुस्सा आता है, तो सोचिए उस टाइम जो आंखों देखी हाल जो देख रहे होंगे उन लोगों को कितना गुस्सा आता है। फिर और घटनाओं की चर्चा अगर करें तो देखिए क्या लिखा है कि भारतीय सैनिकों के लिए प्रोन्नति के अवसर बिल्कुल नहीं थे, वो सीमित था। जैसे मैंने बताया ना कि सूबेदार ही उसका उच्च पद हुआ करता था, उससे आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो चाहे भारतीयों में क्षमता हो, है ना, और उन्होंने कई अच्छे अच्छे योगदान दे रखा हो, लेकिन उसके अनुरूप जो है उनको पद नहीं दिए जाते थे। ओके, इनको ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन भी दिया जाता था। सेम पोस्ट में है, मान लीजिए अंग्रेज और भारतीय सेम पोस्ट में है, लेकिन अंग्रेजों को ज़्यादा वेतन मिलता था और भारतीयों को कम वेतन मिलता था। फिर क्या होता था उस समय, अगर कोई विदेश जाके लड़ाई लड़ता था, जैसे यहाँ वर्मा की घटना का बात करा, तो जैसे अगर वो वर्मा चले जाते तो वर्मा जाने पर उनको कुछ भत्ता मिलता, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि वो भत्ता सिर्फ अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेज सिपाहियों को देना जारी रखा, लेकिन हमारे भारतीय सिपाहियों को देने से मना कर दिया, ठीक है। और ऊपर से आपने देखा कि किस तरीके से समुद्र पार करने वाले सैनिकों को सामाजिक बहिष्कार भी करना, मतलब सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, तो उसका भी दंश उसको झेलना पड़ता था। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैनिक बिल्कुल परेशान हैं, भले ही वो काम मजबूरी वर्ष कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल परेशान है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लाए गए कानूनों और उनकी नीतियों के द्वारा। इसी बीच मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत सही जा रहा हूं और आपके जेपीएससी मेंस राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से मैं आपको पॉइंट्स दे पा रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। आप हमारे वेबसाइट में भी जाके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके तो रखे हैं, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हमेशा दबा के रखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप लाइक करते हैं ना तो मेरा मोटिवेशन होगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से लेक्चर्स दे पाऊंगा। और मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ कि ये 1 महीने के अंदर आधुनिक भारत का इतिहास को मैं ख़त्म कर दूंगा, इस मंथ तक ख़त्म कर दूंगा। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते रहिए, आप हिस्ट्री को अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सैनिकों में हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की घटनाएं घटती रही। तो ये बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता तथा कंपनी के बीच में जो है विदेशी शासन के प्रति व्यापक एवं तीखी नापसंदगी बल्कि घृणा भी मौजूद थी भारतीयों में, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने जो बताया वो सारे दीर्घकालिक कारण थे। 1757 की पलासी की लड़ाई से लेकर 1857 के बीच में जितने सारी घटनाएं घट सकती थी, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वो सारी चीज़ों के
को मैंने बताने का कोशिश किया। आपको मैं बता दूं, अगर आप केवल राजनीतिक कारण को पढ़ेंगे तो वही आपका एक क्लास हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक कारण को पढ़ेंगे वही आपका एक क्लास हो जाएगा। तो वैसा हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं पॉइंट्सों को अभी डील करूंगा मैं 1 महीने के अंदर, जिन पॉइंट्सों को पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। आइए देखते हैं तात्कालिक कारण। तुरंत इमीडिएट ऐसा क्या चीज़ हो गया जिसके वजह से ये जो 1857 की क्रांति है वो पनप उठा। सन 1856 ईस्वी में नवीन एनफील्ड राइफल का सेना में शामिल करना एक बहुत बड़ा कारण बन गया। एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूस जो होता था ना, वो ऊपरी भाग को मुंह से उसको काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि नए कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो गाय और सूअर का चर्बी का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, गाय जो है आप देखिए हिंदुओं का जो है वो पवित्र जानवर है, सूअर जो है आपका मुस्लिम लोगों के लिए है, ठीक है। तो दोनों का चर्बी को मुंह से काटना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सैनिक लोग जो है ना क्या विश्वास करने लगे, देखिए सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनका धर्म भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयास है, कि अंग्रेज लोग चाहते हैं कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिमों का धर्म नष्ट हो जाए और वो ईसाई बन जाए, ये चाहते हैं। ये सैनिकों में एक विश्वास आ गया। अतः विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली में जो होता है वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में होता है। वो सैनिक छावनी में ही होता है। और क्यों होता है, तो इसी राइफल का प्रयोग करने के खिलाफ होता है। वैसे तो बैरकपुर में आपने सुना है ना, बैरकपुर में मंगल पांडे का नाम आपने सुन रखा होगा। तो वो जो मंगल पांडे है ना, यहाँ मेरठ से पहले ही उनका ये काम हो जाता है, मतलब राइफल के खिलाफ वो चले जाते हैं। और इकलौता इंसान था वो उस छावनी में, बैरकपुर छावनी। तो हालांकि बैरकपुर छावनी में जो है ना 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे शहीद हो चुके हैं, इसी राइफल को यूज नहीं करने के कारण, ठीक है। तो ये हो गया आपका तात्कालिक कारण। तो आप यहाँ से इन कारणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो दीर्घकालिक कारणों के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समाज के प्रत्येक वर्ग में असंतोष व घृणा फैल चुका है, वो प्रबल हो गई है। सरकार की संवेदन शून्य नीतियों ने घृणा की इस भावनाओं को और अधिक तीव्र किया था। संवेदनशील होगा, यहाँ पर संवेदनशील होगा। लोगों के दिलों दिमाग में एकत्रित असंतोष व घृणा रूपी विस्फोटकों का अंबार लग चुका था और अब किसी चिंगारी की जरूरत थी। और ये चिंगारी का काम किसने किया, एनफील्ड राइफल ने। इस चिंगारी का कार्य चर्बी वाले कारतूस ने किया और 1857 में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड समान ज्ञान के क्वेश्चनों का अभ्यास करा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास किया जाए, तो आप यहाँ पर हमारे ऐप में जाकर इसको अभ्यास कर सकते हैं। आप अगर जेपीएससी सीडीपीओ का पीटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, तो आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पेपर 1 से 15 मॉक टेस्ट है और पेपर 2 से भी 15 मॉक टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, तो आप यहाँ पर S4G स्टडी फॉर गोल्स, इसमें आप देख सकते हैं 15,000 सब्सक्राइबर के आसपास हमारे 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आप यहाँ जुड़ सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तरह तरह के PDF मिलेंगे, क्वेश्चंस सेट मिलेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए।
आपको अगर खोटा का स्पेशली तैयारी करना है तो खोटा में जो है आप देख सकते हैं कि रंजीत सर का एक खोटा चैनल ही है टेलीग्राम चैनल में, तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से खोटा की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आपको डेली क्विज भी मिलेगा जो आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें मोटिवेशन के तौर पे आप बस वीडियो को लाइक करते रहिए, उससे मोटिवेट हो जाएंगे। और स्टडी फॉर गोल्स ग्रो जितना करेगा उतना ही आपका पढ़ाई को और मजबूती मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।